प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी युग के प्रमुख नेता माने जाते हैं। यदि हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 प्रमुख काल रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक काल है वो उदार राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उग्र राष्ट्रवादी काल माना जाता है और तीसरा गांधी युग माना जाता है। तो उदार राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी काल है, उस उदारवादी काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व किया, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। आज हम गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यद्यपि गोखले ने किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके द्वारा जो कार्य किए गए तथा विभिन्न आयोगों के समक्ष उन्होंने जो गवाहियाँ दी, जो साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत किए, उनसे हमें उनके संवैधानिक और प्रशासनिक योजनाओं का ज्ञान मिलता है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गोखले के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं, उनमें पहला हम शामिल करते हैं ब्रिटिश उदारवाद में आस्था। गोखले की पाश्चात्य उदारवादी मूल्यों में गहरी आस्था थी, उन्हें भारत में लागू करना चाहते थे। गोखले भारत की जनता में इन उदारवादी मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि कालांतर में वे आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक उपयोग कर सके। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो ब्रिटेन की जो उदारवादी विचारधारा थी, उदारवादी जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उनमें गोखले की गहरी आस्था थी और गोखले चाहते थे कि भारत में भी ब्रिटेन की भांति इन उदारवादी मूल्यों का विकास होना चाहिए और भारतीय जनता इन उदारवादी मूल्यों को स्वीकार करे, उनको आत्मसात करे और उसके अनुरूप ही भारत में व्यवस्थाएं स्थापित हों। ये उसमें उनका पूर्ण विश्वास था। दूसरा है ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण। ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर गोखले का विचार ये था कि गोखले ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे। उनका ये मत था कि ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश राज से ही भारत का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण संभव है। उनका विश्वास था कि भारत की उन्नति के लिए ब्रिटेन अपने मानवीय एवं नैतिक दायित्वों को निभाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है और भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में चला रहे हैं। तो इस प्रकार से गोखले ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान मानते थे, यानी गोखले ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। और इसके पीछे उनका तर्क ये था कि अंग्रेजी शासन की वजह से ही, यानी ब्रिटिश शासन की वजह से ही भारतीय जनता को लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। यानी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन की वजह से सीखी हैं और ब्रिटिश शासन की वजह से ही हमें इनका ज्ञान प्राप्त हुआ है। साथ ही वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और नेकनीयता में विश्वास करते थे और उनका मानना ये था कि वो भारत में जो शासन चला रहे हैं वो एक ट्रस्ट के रूप में चला रहे हैं और जब उनको ये विश्वास हो जाएगा कि भारतीय जनता अपने शासन को संचालित करने में सक्षम हो गई है, तो वो भारतीय जनता को शासन सौंप देंगे। तो इस तरह से उनकी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और नेकनीयता में पूर्ण विश्वास था।
इसके लिए वो चाहते थे कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं का विकास हो। इस हेतु वे क्रमिक सुधारों के पक्षधर थे और इन सुधारों के लिए उन्होंने संवैधानिक साधनों पर बल दिया। गोखले ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता और सदाचारता में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि भारतीय जनता संगठित एवं जागरूक होकर संवैधानिक साधनों ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की ओर आकृष्ट करे तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार क्रमिक रूप से भारत की समस्याओं को दूर करके प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार लागू करेगी। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था। ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे और हित में इसलिए मानते थे कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो ब्रिटिश शासन की वजह से ही भारत में विकसित हुई हैं और भारतीयों को ब्रिटिश शासन की वजह से ही इनके कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन की भारत में वकालत की, उसके ब्रिटिश शासन को भारत के हित में माना। तीसरा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की कामना। गोखले ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता एवं ब्रिटिश शासन में पूर्ण आस्था की जो उपरोक्त पृष्ठभूमि है, उसके माध्यम से उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना घोषित किया। गोखले ने भारत में ब्रिटिश शासन के नैतिक प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए लिखा, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य इंग्लैंड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक एवं भौतिक कल्याण था। अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनना चाहते थे, वे भारत की जनता की इस प्रकार सहायता करना चाहते थे कि वे दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सकें और कालांतर में पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप खुद अपना शासन चलाने के लिए समर्थ हो सके। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वो स्वशासन की कामना करते थे। इनका सीधा सा मतलब या सीधा सा अर्थ ये है कि उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे और अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और नेकनीयता में उनको पूर्ण विश्वास था। अपनी इन्हीं पूर्व धारणाओं के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते हुए ये कहा कि भारत का हित इसमें है कि वो तत्काल ब्रिटेन से संबंध विच्छेद नहीं करे, बल्कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वो स्वशासन की स्थापना के लिए प्रयास करे और जब वो अपना शासन चलाने के लिए खुद सक्षम हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन या अंग्रेज़ लोग भारत को स्वाधीन या स्वतंत्र कर देंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वो स्वशासन की कामना रखते थे। चौथा है क्रमिक सुधारों में विश्वास। गोखले भारत में ब्रिटिश शासन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे, इसलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति तत्कालीन उद्घोषणा द्वारा नहीं हो सकती है, अपितु क्रमिक सुधारों के द्वारा ही स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यानी गोखले तत्कालीन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, वो क्रमिक रूप से शासन में सुधार लाना चाहते थे। उनकी मूल मान्यता ये थी, मूल विश्वास ये था कि भारत धीरे धीरे ब्रिटिश छत्रछाया में ही प्रशासन का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो और जब भारतीय जनता प्रशासन को पूरी तरह से समझने में और प्रशासन चलाने में सक्षम हो जाए, उस समय हमें स्वराज्य की मांग करनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन में क्रमिक रूप से सुधार लाया जाना चाहिए। भारतीय जनता की शासन में भागीदारी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह की मांग उन्होंने रखी है। संवैधानिक साधनों एवं वैधानिक आंदोलन में विश्वास। गोखले अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों में एवं वैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे। उनके इन साधनों को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देकर इसकी कठोर आलोचना की है, परंतु आंदोलन की इस शैली के पीछे नैतिक एवं व्यवहारिक कारण थे। आंदोलन की शैली के नैतिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है, वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे।
वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं सदाचारता में विश्वास रखते थे। संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले की आस्था का व्यवहारिक पक्ष ये था कि वे समझते थे कि हिंसक साधनों को अपनाने से केवल घृणा और प्रतिहिंसा तथा प्रतिशोध की भावना पनपेगी। भारतीय जनता उस समय इतनी सक्षम नहीं है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिकार कर सके। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास रखते थे। जो भी परिवर्तन लाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने संवैधानिक साधनों को अपनाया और आंदोलन के वैधानिक स्वरूप को उन्होंने स्वीकार किया। इसके पीछे यद्यपि उसके जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने उनकी इस शैली को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हुए इसकी आलोचना भी की थी, परंतु उनकी शैली के पीछे कुछ नैतिक और व्यवहारिक कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनाया। उनके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अपने शैशव अवस्था में था, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ भारत में विद्यमान था। और ऐसी स्थिति में यदि भारतीय जनता के द्वारा हिंसा या क्रांति के मार्ग को अपनाया जाता तो ये संभव था कि इस आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के आगे कुचल दिया जाता और भारत को वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। स्वदेशी का समर्थन किंतु बहिष्कार का विरोध। गोखले रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया, परंतु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का उन्होंने विरोध किया। वे स्वदेशी भावनाओं को नैतिक, राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि दृष्टिकोण से उपयोगी मानते थे। उनकी मान्यता थी कि सच्चा स्वदेशी आंदोलन देशभक्ति का प्रतीक है। स्वदेशी में अंतर्व्याप्त मातृभूमि के प्रति निष्ठा का भाव एक ऐसा गंभीर और उत्कृष्ट भाव है जिसका विचार मात्र व्यक्ति को आह्लादित कर देता है और चिंतन को देशभक्ति की ओर मोड़ता है। गोखले स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से अत्यधिक प्रभावित थे और उनका मत था कि स्वदेशी से भारत के आर्थिक विकास एवं स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु साथ ही गोखले की ये भी मान्यता थी कि स्वदेशी को व्यवहार में तभी लाया जा सकता है जब देश में पूंजी, उद्यम और दक्षता के क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं का निराकरण कर लिया जाए। गोखले स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष से सहमत होते हुए भी नकारात्मक पक्ष बहिष्कार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मत था कि बहिष्कार का चिंतन विदेशी के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावनाओं पर आधारित है और ये नैतिक नहीं है। इसके साथ ही उनका ये मत था कि बहिष्कार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे जनता का असाधारण समर्थन न हो। इस कारण वे इसे अव्यवहारिक मानते थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का तो समर्थन किया, परंतु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का उन्होंने विरोध किया। इसके पीछे उनकी प्रमुख मान्यता ये थी कि जो स्वदेशी का भाव है वो व्यक्ति को नैतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोगी मानते थे और ये चाहते थे कि स्वदेशी के माध्यम से भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना पैदा की जाए, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना पैदा की जाए और स्वदेशी के वो आर्थिक पक्ष से ज़्यादा इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष से ज़्यादा प्रभावित थे, ताकि भारतीय जनता में आर्थिक विकास हो, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रस्तुत हो, साथ ही अपने देश के प्रति उनके अंदर वो जज्बा, भावना पैदा हो जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़कर समर्पण की ओर ले जाती है। लेकिन वो बहिष्कार के विरोधी थे। उनका मत ये था कि यदि भारतीय जनता के द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, तो ये नकारात्मक होगा और इससे हिंसा और घृणा को जन्म मिलेगा। इसलिए उन्होंने बहिष्कार का विरोध किया। ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध। गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की साम्राज्यवादी भूमिका के घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश नौकरशाही संकीर्ण साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है और भारतीय हितों की कीमत पर साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति अधिक तत्पर दिखाई देती है। भारत से आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की ओर बहाव के लिए भी यही उत्तरदायी है। उनका मत था कि भारतीय जनता
को पीड़ा एवं न्यायोचित मांगों के प्रति संवेदन शून्य भारतीय जनता की पीड़ा एवं न्यायोचित मांगों के प्रति संवेदन शून्य भी थी। नौकरशाही के इन गंभीर दोषों के कारण ही भारतीय जनता ब्रिटिश राज के लाभों से वंचित हो रही थी। गोखले ने प्रशासन में विद्यमान अधिकारी तंत्र स्वरूप को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक उदार बनाए जाने पर बल दिया ताकि प्रशासन में भारतीय जनता को न्योचित भागीदारी प्राप्त हो सके। यानी गोखले ब्रिटिश नौकरशाही के विरोधी थे। यद्यपि उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और नेकनीयता में विश्वास किया, लेकिन उस समय की जो ब्रिटिश नौकरशाही थी उसकी जो साम्राज्यवादी कार्य थे उनका उन्होंने घोर विरोध किया। उनका ये मत था कि भारतीयों को ब्रिटिश शासन का लाभ इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि जो ब्रिटिश नौकरशाही है उसका दृष्टिकोण भारतीय जनता के प्रति उचित नहीं है, वो भारतीय जनता की हितैषी नहीं है, उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और भारत की तरफ से ब्रिटेन की ओर धन का जो प्रवाह हो रहा है उसके लिए भी ये ब्रिटिश नौकरशाही जिम्मेवार है। तो वो ब्रिटिश नौकरशाही के स्वरूप को परिवर्तित करना चाहते थे और चाहते थे कि उसमें अधिक से अधिक भारतीय जनता को भागीदारी प्रदान की जानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक एवं पोषक गोखले ब्रिटिश राज को व्यवहारिक कारणों से भारत के हित में मानते हुए भी भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक एवं पोषक थे। भारत के उज्ज्वल और गरिमामय अतीत के प्रति गोखले के मन में गहरा आदर भाव था। वे प्राचीन भारत की सभ्यता, उन्नत विचारों, उत्कृष्ट दर्शन एवं साहित्य पर गर्व करते थे, परंतु उनका ये मत था कि भारत का स्वर्णिम अतीत ही राष्ट्र के भावी विकास का अकेला आधार नहीं हो सकता है। उनकी मान्यता थी कि भारतीय जनता अपने अतीत से आत्मगौरव और आत्मसम्मान का भाव अर्जित करे और आधुनिक उदारवादी मूल्यों को तत्परता से ग्रहण करे। वे ब्रिटिश नौकरशाही की उन प्रवृत्तियों का तीव्र विरोध किया जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थी तथा ऐसे स्वशासन का समर्थन किया जिसमें स्वयं भारतीयों की भागीदारी हो। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रवाद के पोषक के समर्थक थे, यद्यपि उनके विरोधी उनकी ये कहकर आलोचना करते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के हित में माना और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही वो स्वशासन की कामना करते थे, इसलिए वो राष्ट्रवादी नहीं थे। परंतु यदि हम उनके पूरे दर्शन को पढ़ते हैं, पूरे दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो पक्के राष्ट्रवादी थे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि वो भारत के जो अतीत की स्वर्णिम अतीत था उस अतीत को स्वीकार करते हुए उन्होंने उदारवादी मूल्यों को ग्रहण करने की बात कही। उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही की जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी उसका उन्होंने विरोध किया और ब्रिटिश सरकार के जो भी कार्य राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थे उन सारे कार्यों की उन्होंने आलोचना की। तो इस तरह से वो भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक एवं पोषक माने जाते हैं। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था गोखले की मान्यता थी कि भारत के विभिन्न धर्म, जातियों और भाषाओं आदि से संबंधित वर्गों के बीच पारस्परिक सद्भावना एवं एकता से भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सकता है तथा एक राष्ट्र के रूप में विश्व बिरादरी में अपना उचित स्थान एवं सम्मान प्राप्त कर सकता है। वे भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग और एकता को अनिवार्य मानते थे। उन्होंने कहा, इस देश का भविष्य सुनिश्चित रूप से हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना व सहयोग को भारत के राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार माना। तो यदि हम उनके दर्शन में देखें कि जो उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना में आस्था रखी, आपस में विभिन्न जाति धर्मों के मध्य भाईचारे की जो बात कही, वो सारी चीज़ें उनको एक राष्ट्रवादी बना देती हैं। और ये उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि भारत में जो विभिन्न संप्रदाय हैं, दो प्रमुख धर्म हैं हिंदू और मुसलमान,
जब तक वो आपस में एक नहीं होंगे, मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, हम राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना एवं सहयोग पर बल दिया, ताकि भारत में राष्ट्रवाद को इसका आधार बनाने की उन्होंने बात कही। राजनीतिक आध्यात्मिकरण, गोखले का राजनीति के प्रति दृष्टिकोण धर्म एवं नैतिकता के मानवीय मूल्यों पर आधारित था। इसलिए वे राजनीतिक गतिविधियों एवं सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से राजनीति के आध्यात्मिकरण का संस्थागत और संगठित प्रयास किया। तो वो गोखले ये चाहते थे कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का पुट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का प्रयास किया और इसके माध्यम से वो भारतीय जनता में नैतिक दृष्टिकोण तथा मानवीय मूल्यों के विकास पर उन्होंने बल दिया है। इसके लिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। प्रशासनिक सुधारों की मांग, गोखले ने भारत में क्रमिक प्रशासनिक सुधारों के समर्थक थे। उन्होंने सत्ता के केंद्रीकरण के प्रवृत्ति का तीव्र विरोध किया तथा ऐसे प्रशासनिक सुधारों की मांग की जो सत्ता के विकेंद्रीकरण में सहायक हो तथा शासन सत्ता में भारतीय जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक हो। इसलिए उन्होंने हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक मांगें प्रस्तुत की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की भी मांग रखी और इन प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से वो चाहते थे कि भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें क्रमिक रूप से सुधार होना चाहिए और शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीकरण जो है वो जनता के लिए हानिकारक है। इसलिए उन्होंने हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने की बात कही, ताकि अधिक से अधिक भारतीय जनता को प्रशासन में भागीदारी प्रदान की जा सके।